औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के चंद यूनिक ममालिक में शामिल है जहाँ पे ऑन पेपर्स हर चीज़ मौजूद है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत डिटेल्ड है। सूबों के इख्तियारात वहाँ पे मौजूद है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। पार्लियामेंट वहाँ पे काम कर रही है। अभी जस्ट सेनेट है और डेफिनेटली वो कंटिन्यूएशन पिछले 2008 से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की कंटिन्यूएशन चली आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। लेकिन पाकिस्तान की जो यूनिकनेस जो मैंने जिक्र किया वो ये है कि इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी के बावजूद सियासी मनूवरिंग और सियासी मैनिपुलेशन शायद पूरी दुनिया में सबसे ईजीएस्ट पाकिस्तान में है। हम अब कभी सुप्रीम कोर्ट को एज ए टूल यूज कर सकते हैं, हम नैब को एज ए टूल यूज कर सकते हैं, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ना इख्तियारात होने के बावजूद वो इख्तियारात यूज कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशली अगर हम मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आर्मी चीफ की या आईएसआई चीफ की बात करें, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा इख्तियार नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हैं तो जैसे कहते हैं कि वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल के वो ले जाते हैं। इसी तरीके से कभी इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो जाता है। तो आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद आमद है, गहमा गहमी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सका, तो वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे लड़ रहे हैं। उसके अलावा ना सिर्फ पीटीआई और भी बहुत सारे लोग आज़ाद, जब पाकिस्तान में देखा गया है कि जिस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, वो जो इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि आज़ाद इलेक्शन जीत के आ जाएं और उसके बाद वो अपनी नेगोशिएशन करें या अपना रास्ता इख्तियार करें, क्या उनके लिए बेहतर है ज़ाती तौर पे और उसके हल्के के अवाम के लिए, या जो भी हम कह सकते हैं सो कॉल्ड हल्के के अवाम का तो नहीं कोई भी करता, लेकिन अपने मकसद के लिए जो उनको सूट करता है वो वहां पे करता है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पे दर पे इंटरव्यू दिए हैं कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया को। उसमें उन्होंने एक जो तवातर के साथ बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान के साथ मिला के हुकूमत बनाएगी। तो इस सिचुएशन में जब सर्वेज भी ये कह रहे हैं कि अगर नंबर 2 पे नहीं या नंबर 3 पे अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे आज़ाद अरकान जीत के आएंगे, तो पाकिस्तान की जो तारीख है, ये पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा हालात हैं, उसमें क्या इंडिपेंडेंट वाकई इंडिपेंडेंट है? क्या वो अपने ज़मीर के मुताबिक या अपनी सियासी ज़रूरत के मुताबिक या जो वो बेहतर समझते हैं मुल्क के लिए और अवाम के लिए, उसके मुताबिक फैसला ले सकते हैं, या कि ये आज़ाद अरकान एक टूल मिल गया है एस्टेब्लिशमेंट को मनूवर करने के लिए पोस्ट इलेक्शन को? तो आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे शराफत राना साहब से, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा आउटस्पोकन है, उनकी राइटिंग्स बहुत मशहूर हैं और वो बड़ा उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं सियासी सूरत हाल का। तो राना साहब, आपको खुश आमदेद कहता हूँ। तो नाज़र सिंह, मेरा बड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, तो इन तमाम सवालों के जवाब मुझे आज आपसे चाहिए कि आप जो पोस्ट इलेक्शन के बाद जो बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान जीत के आएंगे, उससे क्या सिनेरियो आपको बनता नजर आ रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सब नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर अपने ख़्यालात के इज़हार का मौका दिया। बुनियादी फैक्टर ये परसेप्शन, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत होती हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बात की है वो परसेप्शन की है। इस वक़्त पाकिस्तान में परसेप्शन ये है कि दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आएँगे। क्रिटिकली देखा जाए तो मैं इस परसेप्शन से इख्तिलाफ करता हूँ। जिस कदर बड़ी तादाद की फोरकास्ट की जा रही है कि आज़ाद जीतेंगे, शायद इस कदर मुमकिन नहीं होगा। ओके। यकीनी तौर पर कुछ लोगों ने गेम इस डिजाइन में सेट की। मैं पहले भी बात करता हूं कि पीटीआई का बल्ले के निशान के मुकदमा को इलेक्शन कमीशन के निशानात की अलाटमेंट की आखिरी तारीख तक लटकाना, ये एक बारीक काम था। इसे किसी न किसी लेवल पे मैनेज किया गया था कि जो लोग पीटीआई की क्यादत से मायूस हों, वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम लीग नवाज की रवायती हरीफ जमात पीपल्स पार्टी की बास्केट में ना जाएं। इसी तरह दो तीन और सूरतें थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई किसी न किसी लेवल पर। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें पैट्रनेज दे रही है, नहीं, किसी न किसी लेवल पर यह इंतजाम था कि उन्हें पीपल्स पार्टी का टिकट लेने से रोका जाए। तो बुनियादी तस्वर को समझ लें, पाकिस्तान में दो ही जमातें हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट एक जमात है पाकिस्तान की, उसमें आप फौजी को शामिल कर लें, उसमें आप जज को शामिल कर लें, उसमें कुछ जर्नलिस्ट के ग्रुप शामिल हैं।
ये सब मिलकर एक जमात बनाते हैं, जो जमात पाकिस्तान में अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक और अवाम की मुआशी हालत के छीनने का काम करती है। उसके ठीक है। बरक्स दूसरी जमात पीपल्स पार्टी है, जो इनसे मुतसादम, इनसे रिजक छीनकर, इनसे मईशत छीनकर, इनसे बुनियादी इंसानी हकूक छीनकर अवाम को देने की जद्दोजहद करती है। मालूम तारीख में 1969 में जब पीपल्स पार्टी बनाई गई, तो हर 4 साल के बाद जब भी कोई अरेंजमेंट होता है तो रिटायर्ड जनरल उठकर आते हैं, वो बताते हैं कि 10 साल पहले हमने फलां पार्टी को पैट्रनाइज किया था। आज ठीक है। 100 से ज्यादा कुतुब मौजूद हैं, जो जिनमें लिखारी ब्यूरोक्रेट और लिखारी जनरल ने यह कहा कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, इमरान खान को किस तरह से सियासत में कंस्ट्रक्ट किया था। ऐसा कोई एक आदमी आपको भूले से नहीं मिलेगा जो कहे कि फलां मौका पर हमने पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी की। बदतरीन हालात में भी वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकते हैं। तो ये सोचना तो वैसे ही अबस है। इस बात की कोई लॉजिक नहीं है कि किसी भी लेवल पर रियासत के अंदर मौजूद सरकारी मुलाजम पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी करेगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। हाँ, जो ठीक बिलावल है। भुट्टो जरदारी बयान देते हैं वो ये कहते हैं कि 2010 में ये सब लोग जो आज इस्तेहकाम में हैं, जो पीटीआई में हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नवाज लीग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 2010 से 2013 तक 81 अरकान असम्बली को नैब, एफआईए, फौजी दबाव, अदालती दबाव और तालिबान की दहशतगर्दी और कत्ल की धमकियां, उनके बच्चों को, बच्चियों को अगवा करके उनके स्कूलों कॉलेजेस में अजनबी लोगों को भिजवाकर पीपल्स पार्टी से तोड़ा गया था। ठीक है। वो सब लोग मुख्तलिफ मौके पर पीपल्स पार्टी की तरफ वापसी की रास्ता देखते थे, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं हो पाया कि रियासती एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी आज ये तज्जिया करते हैं कि आज एस्टेब्लिशमेंट इस कदर ताकतवर पोजीशन में नहीं है, इस कदर यूनिफॉर्म सोच नहीं है। जैसे जनरल बाजवा या राहील शरीफ के वक्त पाक फौज और सुप्रीम कोर्ट एक 1 पेज गेम खेल रहे थे, तो उनके लिए निस्बतन आसान था कि वो मैनूवर करके इमरान खान को वजीर आजम बनवा दिया। उस वक्त ठीक भी है। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा की तजवीज दी थी, और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल फैज और बाजवा के साथ राब्ता में ना होते तो इमरान खान को वजीर आजम बनने से सिर्फ एक फर्द आसिफ अली जरदारी रोक सकते थे। लेकिन आज वो कैफियत ऐसी हमें मिलती नहीं है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा तज्जिया है मालूमात की बुनियाद पर नहीं, कि फौज के अंदर भी जमहूरियत की रुकावट के लिए यकसू हो जाने की सोच नहीं है। वहां से भी कुछ ना कुछ ठंडी हवाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें गैर जानबदार होकर रुकना है। इसी तरह जो अदालती निजाम में काजी फाइज ईसा अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं, माजी में काजी फाइज ईसा की पोजीशन गैर जानबदारी वाली नहीं थी। मीमो केस कमीशन में उनका रवैया पीपल्स पार्टी के मुनाफी था। हुदैबिया पेपर केस मिल में भी उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेनिफिट दिया, अब भी उन्होंने दिया। लेकिन जो हालात उनकी इस लेवल पर ले आए हैं कि आज उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला पीपल्स पार्टी की मुखालफत में जमहूरियत, आइन और पार्लियामान के खिलाफ चले जाएं। इसलिए हम ये यकीन करते हैं कि पोस्ट इलेक्शन जो सिनारियो बनेगा उसमें जो छोटी जमातें, आप देखें पीपल्स पार्टी ने एक एक दो दो नशिस्तें रखने वाली जमातों से, ग्रोहों से, बरादरियों के साथ डायलॉग शुरू किया हुआ है। लाहौर शहर के हल्के की बुनियाद से पूरे पंजाब में अराइन बरादरी के लोगों के साथ सदर आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात कर रहे हैं। जेयूपी जो माजी बईद में ज़ियाउल हक के दौर के बाद से अपनी नशिस्तें खो चुकी थी, उनको कराची में एक नशिस्त दी है। इसी तरह शिया सेक्ट की 2 जमातें जो ऑर्गेनाइज्ड हैं उनके साथ, तो जो ग्रोह मौजूद है हमारे यहाँ सियासी या समाजी, उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डायलॉग कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये सब लोग आजाद उम्मीदवारों को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर हल्के में बरेलवी मकबा फिक्र के नाम पर 2 से 5,000 वोट पड़ता है। तो आज ही से प्री इलेक्शन सिनारियो में आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी उस स्ट्रीम लाइन के जरिए ग्रोही अपनी जो सियासत है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी सीन होगा उसमें हम मिलकर काम करेंगे। बहुत सारी जगहों पर सीट एडजस्टमेंट का ऐलान कर दिया गया है और बहुत सारी जगहों पर अभी ये प्रोसेस जारी है। पीपल्स पार्टी का एक ही हथियार है कि सियासत बुनियादी तौर पर डायलॉग का नाम है, बातचीत करके अपने तनाज़ात को हल करने का नाम है, डायलॉग के जरिए मुल्की मसाइल के हल का नाम है, डायलॉग के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करने का नाम है। और डायलॉग का ये लेवल है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, फौज से भी हम डायलॉग करते हैं कि हमें बुनियादी जो तस्वर है रियासत का वो आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। किसी भी लेवल पर आज तक पीपल्स पार्टी की क्यादत ने यह सोच नहीं अपनाई कि हमें डायलॉग इक्तदार के लिए चाहिए, बल्कि इक्तदार को बारहा ठुकराया है।
2014 में जब इमरान खान ने धरना शुरू किया था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई थी। 2002 में पीपल्स पार्टी को जब तोड़ा गया था उससे पहले परवेज मुशर्रफ ने डायलॉग किए थे कि मैं वर्दी समेत सदर रहूंगा तो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना सकती है। तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि हम इक्तदार चाहिए। हम ये कहते हैं आइन, पार्लिमान और अवाम के हकूक की बालादस्ती हमें दरकार है। इसके लिए हम हर शख्स से डायलॉग कर सकते हैं और मैं यकीन करता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और जब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपना पहली पोजीशन को मुस्तहकम कर लेती है तो पहली तरजीह के तौर पर आजाद उम्मीदवार हों या छोटी जमातें हों वो उससे डायलॉग करती हैं। दूसरी जमात के पास तो वो बाद में जाएंगे या दूसरी जमात के पास वो जब जाएंगे जब स्टेट का ऑपरेशन इस कदर ताकतवर आ जाए, इस कदर दबाव आ जाए, जिसका मैं पहले रूल आउट कर चुका कि मौजूदा हालात में हम ऐसा नहीं देखते कि रियासत बतौर रियासत के पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बनने से रोकने के लिए जबर का रास्ता इख्तियार करेगी। ऐसे इम्कानात सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर मुल्क में नहीं है। जी राना साहब, लेकिन पाकिस्तान की जो एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर आप इंटरव्यू सुने रिसेंटली, उसमें उन्होंने जब वो आई थिंक उसने जियो पे जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा था कि जी स्पेस की बात की थी, सिविलियन स्पेस की, कि लूज की है। तो आप ये कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में, आपका जो एनालिसिस है कि जो इस वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा जिसको हम कहते हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो रवायती हथकंडे इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक सके? क्योंकि पुरानी जो हिस्ट्री अगर आप देखी जाए तो हमेशा से जो है ना वो एक टूल के तौर पे आजाद अरकान को मनूवर करने के लिए या अपनी बेटर नेगोशिएशन करने के लिए, अपने शराइत पे इक़्तिदार देने के लिए यूज किए जाते थे आजाद अरकान। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ चीजों को हमें मवाजना करके समझना होगा। 2008 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मर्डर कर दिया गया था। 56,000 फौजी अफसर बराह रास्त सिविल पोस्ट पर तैनात थे। ठीक है। उन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने निगोशिएट करके आजाद लोगों को मुस्लिम लीग नवाज को मिलाकर, और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नवाज जब साथ छोड़ गई तो हुकूमत को न सिर्फ बनाया था बल्कि 5 साल तक बदतरीन जबर और दबाव में हुकूमत को चलाया था। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास इस कदर सलाहियत है कि वो डायलॉग से मुखालिफ को कायल कर ले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मिलकर, क्यानी और बाजवा के साथ, क्यानी और पाशा के साथ मिलकर हुकूमत गिराने पे मुसर थे, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की मामला फहमी ने, उनकी सियासी फहमो फरासत ने न सिर्फ 18वीं तरमीम मंजूर करवाई, कैरी लोगर बिल मंजूर करवाया और उसके बाद हुकूमत को भी 5 साल तक चलाया। तो पीपल्स पार्टी के पास ये टूल है, ये सलाहियत है, ये इस वक्त पोजीशन है कि अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर हम उससे ज्यादा जबर के माहौल में भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि मुंतखब अरकान असम्बली को सबसे ज्यादा इज्जत और तकरीम पीपल्स पार्टी की हुकूमत देती है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे खिलाफ मीमो केस में मुद्दई बनकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, यूसुफ रजा गिलानी को बरतरफ करवा रहे थे, उस दिन भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा वर्किंग रिलेशनशिप मुस्लिम लीग नवाज के अरकान के साथ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का था। और 5 साल में आखिरी दिन तक मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की मराहत और बतौर कौमी असम्बली के रुकन के उनकी जो ग्रांट्स या उनके जो इस्तेहकाक थे, उनके लिए जो भी सहूलियात मुहैया की जा सकती थी, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपनी प्रीमियरशिप के दौर से ज्यादा उन्हें दस्तयाब रही। और ये आप किसी भी मुस्लिम लीग नवाज के उस दौर के रुकन असम्बली से तस्दीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जब हम दूसरे को उसकी इज्जत नफ्स देते हैं, उसको उसके वर्किंग जो उसकी उसमें आजादी देते हैं और उसके साथ हम डायलॉग इक्वालिटी के लेवल पर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ अरकान असम्बली को अपने अरकान असम्बली के बराबर नहीं बल्कि उससे ज्यादा अहमियत देती है। तो इन हालात में काफी मुश्किल हो जाएगा अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर चोर दरवाजे से कोई शख्स रोकना चाहे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना बनने दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। जी राना साहब, बल्कि आपकी बात से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि मैं अभी ऐसे दिन किसी दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे ही जिक्र किया कि जी पीपल्स पार्टी भी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत में आती है। तो मैंने उनको कहा कि देखें, पीपल्स पार्टी का जो सिचुएशन है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दो रिलेशनशिप है। या पीपल्स पार्टी की गर्दन पे हाथ होता है एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने उसकी गर्दन दबोची होती है, या ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत बड़ा एहसान करती हैं तो वो गर्दन से अपना हाथ हटा लेते हैं। उनके लिए कभी
ग्राउंड नहीं तैयार करके देती, उनके लिए कोई पिच नहीं तैयार करके देती, आप खेलें और आए, कोई उनको वेलकम नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क पड़ता है। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की गर्दन से एस्टेब्लिशमेंट ने हालात, मतलब जो सांस लेने की आजादी दी हुई है, आप ये समझते हैं? ऐसा शायद 100% नहीं है। पंजाब के 2 हिस्से बनाए गए हैं इस वक्त, जो मेरी इतलात है। उनमें कुछ हिस्सों में मुस्लिम लीग नवाज के लिए खासे बड़े लेवल पर सहूलतकारी की जा रही है, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें मुदाखलत नहीं हो रही। मतलब आप समझ लें कि जनूबी पंजाब के अंदर मुजाहमत या जनूबी पंजाब के अंदर दबाव कम है लोगों पर कि वो मुस्लिम लीग नवाज का टिकट हर कीमत पर ले। जो अपर पोर्शन है रावलपिंडी के गिरदो नवा में जो इजला है, वहां पर हमारे पास आप कह लें कि मालूमात यकीनी तौर पर दस्तयाब हैं कि कुछ लोगों को दबाव डाला गया, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में दबाव डाला गया, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में दबाव डाला गया कि वो इलेक्टेबल है तो वो मुस्लिम लीग नवाज का टिकट लें, अदरवाइज वो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के मुकाबला में सरेंडर कर दें और इलेक्शन से बाहर हो जाएं। अच्छा। लेकिन फर्ज करें, मैं इस बात को ओन करता हूं, अगर 50% पंजाब के अंदर हमें वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलता है, हमें इलेक्शन लड़ने की पोजीशन मिलती है, तो पीपल्स पार्टी की तो डिमांड ही थोड़ी है ना, पंजाब में हमें 30 से 35 नशिस्तें मिल जाए तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का या नवाज लीग का ये इशू है कि वो पंजाब से अगर 100 सीटें ना लें तो वो मुकाबला में कहीं आते नहीं। अगर उनकी नशिस्तें जो मैं देख रहा हूं कि 40-45 होंगी पंजाब से, अगर वो 60 तक भी जाते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सहूलतकारी का वो लेवल जो उनकी जरूरत है इस वक्त, वो शायद उस लेवल पर नहीं दिया जा रहा, और उसका रद्द-ए-अमल उनके चेहरों से, उनकी लीडरशिप के तमाम लोगों के टीवी इंटरव्यू देखें, जलसों में खिताब देखें, उनके चेहरों से मायूसी टपक रही है और लोगों को ये पैगाम जा रहा है कि हालात इनके लिए इस कदर साजगार नहीं है। अगर राणा साहब, अगर आप 10 दिन पहले की बात करें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की अगर बात करें, जब इलेक्शन का ये मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ, तो मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े रिलैक्स थे, और वो तो उनका तो मंशूर ये था कि साड़ी गाल हो गई है। तो आप ये समझते हैं कि अब ये जो आजाद अराकीन जीत के आएंगे, तो क्या ये डील अभी भी उनकी साड़ी गाल हो गई है, जो है ना, वो अभी भी डील मुस्लिम लीग नून की एस्टेब्लिशमेंट की इंटैक्ट है, और आजाद अरकान को धकेला जाएगा मुस्लिम लीग नून में, या वो दोबारा से एक नया मुआहदा होगा, बारगेन किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और जो भी उनकी शराइत होगी मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? मेरे तो ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज अगर किसी गलतफहमी का शिकार है तो उसे अभी से तैयार रहना चाहिए कि जिन लोगों के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, मुझे तो पोस्ट इलेक्शन रिजीम में वो भी उनके साथ चलते हुए नजर नहीं आते। मुस्लिम लीग नवाज की ख्वाहिश ये थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें तोहफ पेश कर रही है वो सब के सब नवाज लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े ताकि फ्लोर क्रॉसिंग की पाबंदी आ जाए। पाबंदी रहे जी। लेकिन उन सब लोगों ने इनकार किया, तमाम जमातों ने इनकार किया, और वो सब सीट एडजस्टमेंट, इस्तेहकाम वाले 5 6 7 जितनी भी नशिस्तें ली हैं, वो सीट एडजस्टमेंट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो आदमी सीट एडजस्टमेंट पे इलेक्शन लड़ रहा है वो पोस्ट इलेक्शन रिजीम में गुलाम नहीं है, जी उसे नए बिल्कुल। सिरे से डील करना है। तो डील करने के एतबार से मैं पॉलिटिकल डील की बात कर रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काबिल एतमाद नहीं है। अदम एतमाद के बाद भी पूरी कौमी असम्बली ने अदम एतमाद के वक्त भी उनको जामन या उनको श्योरिटी मानने से इनकार किया, और बाद अज़ा ज़िमनी इंतखाबात में और अभी जो बहुत सारे लोगों राजा रियाज के साथ जो हुआ है या मुख्तलिफ लेवल पे जो मामला इन्होंने इनकार किया और बदहदी हुई है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी भी लेवल पर डील मेकर मुनासिब आदमी समझा नहीं जाता। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी का रुझान यह है कि वो बदतरीन हालात में भी अपने कोलीग्स को, अपने एसोसिएट्स को, पार्टनर्स को अपने से बेहतर मराद देते हैं जी जी, और वो उन्हें तो साथ चलाने की कोशिश करते हैं। कल बिलावल साहब ने भी वो प्रोग्राम में समा टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो छोड़ना चाहता था हुकूमत, लेकिन जरदारी साहब ने मुझे कहा कि मैं जुबान दे चुका हूं, तो मैं ऐसे डिच नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। अच्छा राणा साहब, दूसरा, पिछले हमने प्रोग्राम में इसको बहुत तफसील से आपने बात की थी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे रह गया था, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है हमारा, कि आप लास्ट मुझे क्वेश्चन कर दें, का जवाब दें, कि जो पीपल्स पार्टी ने बड़ा रेडिकल किस्म का मंशूर पेश किया है, जिसमें स्पेशली जो उन्होंने बात की है डिवोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रीज की और पावर्स की, कि जो 2 चीजें उन्होंने बहुत हिट किया। एक तो उन्होंने कहा मिनिस्ट्रीज हम खत्म करेंगे, 17 मिनिस्ट्रियां जो सूबों को जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बात की है सब्सिडीज को खत्म करने की। तो क्या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है इन हालात में, या क्या इतनी उनके पास स्ट्रेंथ है? ये कोई 70 की भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है कि वो इतना बड़ा रेडिकल मंशूर पेश कर दे। तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए पॉसिबल होगा
उसको इम्प्लीमेंट करना नंबर एक। अगर हुकूमत में आ जाती है तो कोई बहुत बड़ी कोई मेजोरिटी में तो नहीं आएगी, 2/3 मेजोरिटी में, या कितनी स्ट्रांग हुकूमत नहीं होगी कोलिशन को। और नंबर 1। नंबर 2, क्या इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दे दिया हमने इलेक्शन से पहले कि हम आपके साथ क्या करने लगे हैं, तो क्या वो अब तमाम रोड़े और हथकंडे नहीं आजमाएगी, रोड़े नहीं अटकाएगी कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखा जाए? अच्छा, ये सवाल आपका दो पहलू रखता है। पहली बात तो ये कि ये अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। 18वीं तरमीम में ये बातें तय हो चुकी हैं कि ये मिनिस्ट्रियां फेडरेशन के पास नहीं होंगी। ठीक है। हुआ ये कि 2014 में आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्रैक्टिकली हम्म, एनएफसी अवार्ड देने से इनकार किया और इन वजारतों को डिवॉल्व करने से इनकार किया, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन को डिवॉल्व करने से इनकार किया। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज है ना, ठीक कि है। आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना है और मिनिस्ट्रियां खत्म हो जाएंगी और उनका स्टाफ सूबों के पास चला जाएगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इस वक्त जो आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो रवायती ताकतवर इदारे हैं, क्या वो ऐसा करने देंगे? अब गुज़िश्ता 3 हुकूमतें, यानी 2013 से पहले सदर आसिफ अली जरदारी जो अपने काउंटर पार्ट ताकतवर इदारों के डेलीगेट्स आते थे उनके पास, जो पीपल्स पार्टी के कत्लेआम में शरीक थे, उन्हें कहा करते थे कि मैं आपको शौक पूरा करने का मौका दूंगा, अगले इलेक्शन के बाद आपने अपने शौक पूरे करने हैं। तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज, 400 अरब पाकिस्तानी रुपए फौज का बजट था 2013-14 में। तो जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले साल में वो 1100 अरब किया और आज 1200 या 1800 और अनअनाउंस जो है। अब सवाल ये नहीं है कि फौज का बजट कितना है। इसहाक डार कहते हैं कि फौज के बजट की वजह से तनाज़ा पैदा हुआ था, ये बात गलत है। हम्म। फौज का बजट कितना होगा ये तो हुकूमत को मैनेज करके देना है। जी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि फौज हमें कमाने की इजाजत किस कदर देती है। क्या 2013-14 में जो इंडिया के साथ हम ट्रेड कर रहे थे वो 15 में बाकी क्यों नहीं रही? जो हम्म। आमदनी हम हासिल कर रहे थे इंडिया के साथ, जी जी। जो ईरान के साथ हम आमदनी हासिल कर रहे थे, जो अफगानिस्तान से हम आमदनी हासिल कर रहे थे, और जो चाइना से हमने $20 बिलियन की फूड एक्सपोर्ट का मुआहिदा किया था, वो क्यों खत्म हुआ? जो जीएसपी प्लस स्टेटस हमें मिला था उसमें तो फौज की रुकावट नहीं थी, उससे हम $100 अरब सालाना इजाफा क्यों नहीं कर सके? तो ये सब बातें गवर्नेंस की नालायकी, असद उमर और इसहाक डार के मईशत के नाकिस तस्वुरात की वजह से हुआ। हम ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट होगी तो हम जीएसपी प्लस स्टेटस जो हमारा 3 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है, तो हम इसी के अंदर $100 अरब की एक्सपोर्ट करेंगे। हम अपने इन्वेस्टर को सस्ती बिजली देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को, हम अपने किसान को सस्ती बिजली देंगे, मुफ्त सोलर प्लेट्स देंगे, उससे हमारी ज़री और सनती पैदावार बढ़ेगी। एक्सपोर्ट को हम 1 साल के अंदर 3 गुना ले जाने की कोशिश करेंगे। माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हुक्म इम्तनाई की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके थे। एक शिफ्ट हम इंडस्ट्री चलाकर 31 अरब की डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो आज अगर हम 100 अरब से ऊपर चले जाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पीपल्स पार्टी ने पिछले दौर में भी कंट्रोल किया था, आज भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जी। फिर तो हम अपनी फौज को भी मराद दे सकते हैं। फिर तो सोसाइटी का हर पोर्शन, आम आदमी से लेकर फौजी अफसर तक, जर्नैल तक, सबको, जजों को, सबको फायदा होगा। और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत और मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान के अवाम भी खुश और सारे इदारे भी खुश। तो पीपल्स पार्टी के पास तो आसान प्लान है इन सब चीजों को हल करने के लिए, हमने किस तरह से करना है और माजी में हमने करके दिखाया। जी, लेकिन जो बात की उन्होंने कि हम जो सब्सिडीज खत्म करेंगे मराहत याफ्ता तबकात की, सब्सिडी वो मराहत याफ्ता की नहीं जी देंगे। जी वही बात देखें कर ना, रहा हूँ, तो उसको कैसे वो देखें, करेंगे, उनको कैसे करने आप देंगे वो? सब्सिडी दे देते हैं खाद फैक्ट्री के मालिक को। हम कहते हैं कि नहीं, हम किसान कार्ड बनाएंगे, किसान कार्ड पे लिखा होगा कि उसका इतना रकबा है, उसे इतनी खाद चाहिए। वो जब खाद खरीदेगा तो आधी कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे बराह रास्त अदा कर देगी। तो अल्टीमेटली देखें, फायदा तो फैक्ट्री वाले को भी होगा। जब आम आदमी के पास पैसा होगा, जब बाजार में रुपए की सर्कुलेशन होगी, बाजार तिजारत गर्म होगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होगा। अब हमारे जो अपोनेंट है उन बेचारों की अपनी एक फैम है, वो पहले दिन ही पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट उसे बैंक में जमा करवा के सूदखोरी शुरू कर देता है, मुनाफा खाना शुरू कर देता है, वो इंडस्ट्री को नहीं चलाता। बिजली बनाने वाली कंपनी को जब हम कैपेसिटी चार्जेस देते हैं तो वो अपना यूनिट बंद कर देता है। हम बिजली महंगी कर देते हैं कि बिजली इस्तेमाल ही ना हो। पीपल्स पार्टी कहती है कि बिजली सस्ती दो ताकि ज्यादा तुम्हारी कैपेसिटी चार्जेस जितने हम देते हैं कम से कम उतनी बिजली तो आवाम तक पहुंचे। तो जी जब बिल्कुल। सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचेगी, उस पर टैक्स नहीं होंगे, तो फिर हमारी प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी। हम बुनियाद ये है कि हमारे हर इंसान की प्रोडक्शन की सलाहियत हमने बढ़ानी है ताकि हम एक ऐसा कंट्री बन जाएं कि जिसकी आबादी के शरह इजाफा से उसकी पैदावारी सलाहियत का शरह इजाफा दुगनी हो, कम अज कम जीडीपी हम डबल करेंगे इंशाल्लाह।
जी राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, अपने बिजी स्केड्यूल में इलेक्शन तक आप बहुत माशाल्लाह बिजी हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में लाहौर के 127 127 के अलावा बाकी जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, उस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप प्रोग्राम पे कमेंट जरूर कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।